हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ विशेष टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं, तो आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे आप ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछा जाता रहता है आपके एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते रहते हैं। अब आपका इस पर क्या विचार है, एक बार ज़रूर बताइएगा। आप लोगों ने नादिर शाह के बारे में ज़रूर सुना होगा। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, तो एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक मैं शुरू करूं इससे पहले ज़रा एक बार आप टॉपिक के बारे में मुझे एक बार बताएंगे कि उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे जिस समय भारत पर आक्रमण किया है नादिर शाह ने। एक बार जरा सभी लोग, जितने भी व्यूअर्स हैं, ईमानदारी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कि उस समय नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का मुगल बादशाह जो है वो कौन था। तो हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। और सबसे इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि यहां से एक टर्निंग पॉइंट है भारत की हिस्ट्री में, इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां से एक अपेक्षा जो भारतीय शासक, भारत के शासन में अगला हिस्सा कौन ऐसा आएगा जो भारत को नियंत्रित करेगा, संपूर्ण भारत के ऊपर, एक विशाल राज्य के ऊपर किसका अपना शासन एस्टैब्लिश होगा। सब तमाम सारे दावेदार हैं, तो वो दावे को लेकर के सब और आगे बढ़ना शुरू हो रहे हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ से, क्योंकि इस घटना के बाद जो केंद्रीय सत्ता अभी मुगलों के पास में थी, मजबूत केंद्रीय सत्ता, मैं संपूर्ण भारत के लिए तो नहीं कह सकता लेकिन एक बड़े हिस्से के लिए जरूर कहूंगा, जो कि अब कमजोर होती हुई दिख रही थी। तो अब ज्यादातर दावेदारी मराठों की होनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोग अवसर देख रहे हैं, मराठे भी हैं, विदेशी यूरोपीय शक्तियां भी आ चुकी हैं, दूसरे कुछ ताकतें भी हैं जो अवसर तलाशेंगे, क्योंकि मुगल कमजोर हो रहे हैं। तो जब एक बड़ा साम्राज्य कमजोर होता है तो दूसरे साम्राज्य अवसर तलाशते हैं। तो यहां से टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि क्या दूसरे राज्यों के लिए यहाँ पे अवसर खुलेंगे। परंतु दिक्कत यह है कि नादिर शाह ने उस समय दिल्ली को बेहद कमजोर किया। आर्थिक दृष्टिकोण से ही क्या? नहीं, केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि दूसरे सामाजिक दृष्टिकोण से भी हुआ है। और एक दूरगामी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। केवल वो यहां से रुपए पैसे ही नहीं ले गया, बल्कि संस्कृतियां भी यहां से ले गए। तमाम सारे आप देखेंगे कि हीरे जवाहरात तो एक दूर की बात है, बट यहां से हाथी, घोड़े, ऊंट, तमाम सारे कारीगर, पत्थर तराशने वाले लोग, संग तराश और इस तरीके के तमाम सारे कारीगर जो है वो अपने साथ लेकर के गया। तो सांस्कृतिक जो जो ड्रेन है वो भी आपको यहां से देखने को मिलता है, वो यहां से लेकर के जाते हैं। बहरहाल ये जो दौर है वो मुगल प्रशासन में एक तरीके का सामान्य गिरावट का दौर आपको देखने को मिलेगा। ब्रिटिशर्स का भी मुगल्स का भी एक्सपेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, वो काफी हद तक था वहां तक। लेकिन ये जो समय, जो नादिर शाह के आक्रमण का समय है, इस समय तक आप देखेंगे तो ये उपेक्षित एरिया हो गया था मुगल्स के लिए। क्योंकि औरंगजेब के समय तक तो स्ट्रांगली अगर हम देखें तो मुगल्स का एक मजबूत एक पकड़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन औरंगजेब के बाद नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वो ज्यादा कमजोर हो गया, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन ही कमजोर हो गया था। औरंगजेब के अंतिम 25 साल जो हैं वो दक्कन की तरफ ज्यादा बीते हैं। तो इसकी वजह से उत्तर भारत, और उत्तर भारत में भी उत्तर पश्चिम भारत और ज्यादा कमजोर हो गया। तो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा क्षेत्र है, मुगल प्रांतों की रक्षा, मुगल प्रांतों का जो वो वाला जो इलाका है वो रक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा कमजोर होने लगा है। काबुल तक का एरिया अगर आप देखें तो मुगलों के पास से अच्छी तरीके से मुगलों की तरह प्रशासित हुआ करता था, और वहां के लोग नियमित रूप से मुगलों को टैक्सेस वगैरह दिया करते थे। वहां के कबीलियाई जो लोग हुआ करते थे शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर रह रहे हैं, वहां पर मुगलों के द्वारा उनको शांति स्टैब्लिश की गई है, नियमित सहायता भी दी जा रही है, सब कुछ हो रहा है। दिल्ली और काबुल के बीच में राजनयिक संबंध भी अच्छे खासे हैं,
खुफिया सूचनाओं का निरंतर एक संचार व्यवस्था, सब कुछ इस्टेब्लिश है। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई और अगले उत्तराधिकारी के तौर पर राजकुमार मुअज्जम को गद्दी सौंपी गई, तो मुअज्जम जो उस समय इन्हीं एरियाज की गवर्नरशिप को देख रहा था, इन्हीं एरियाज को नियंत्रित कर रहा था, काबुल और उसके आसपास के एरियाज को, वो उसे छोड़ना पड़ा। और औरंगजेब के बाद भी उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। तो इस उत्तराधिकार के संघर्ष में मुअज्जम ने जब इस नॉर्दर्न रीजन को जब छोड़ा और छोड़ करके ये दिल्ली की तरफ जब भागा, तो गजनी वाला जो ये काबुल वाला जो रीजन है, यहाँ का जो प्रशासनिक ढांचा है, ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया। और इसी का फायदा, देखो ये ध्यान रखिए, आपकी जब कभी भी इतिहास में आपको कभी भी किसी भी, आप पूरा इतिहास, प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक के सारे इतिहास आप पढ़ जाइए, आप देखेंगे जहां कहीं पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी भी जगह पर शासन या प्रशासन कमजोर होगा, आप देखिए वहां पर दूसरे आक्रांताओं का प्रवेश होगा, या क्षेत्रीय जो शक्ति अगर उदित हो रही होगी तो वो उस पर अपनी नजर गड़ा लेगी। तो साम्राज्य की जो शक्ति है वो पश्चिमोत्तर भारत में कमजोर पड़ने लगी, और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से वो एक खतरा महसूस होगा वहां पर, जिस पर मुगलों को ध्यान देना चाहिए था पर नहीं दिया गया। और फिर उस समय का लेटर मुगल पीरियड आप पढ़ोगे तो आप वहां देखोगे नौकरशाही जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है, लापरवाह हो चुकी है। और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत से और अंदर की ओर तरफ जब आएंगे, जब पश्चिम भारत की तरफ आएंगे, तो गुजरात है, और जो आपका जो पश्चिम भारत का राजस्थान, गुजरात, मालवा, इधर वाले जो रीजन्स हैं, इनके मराठों के साथ में ज्यादा संघर्ष हो रहे हैं। तो ये इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो और जो मुगल शासन है वो अपने जो दलबंदी है, गुटबाजी है, उसमें परेशान है, वो अपने ही भाई भतीजावाद में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पश्चिमोत्तर भारत पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है। अलग थलग पड़ा हुआ तो होता तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन उसके पश्चिम की तरफ अगर आप जाएं, मतलब आप दिल्ली को समझें, नक्शे पर भी दिखाऊंगा मैं चीजों को, दिल्ली को आप समझें, उसके पश्चिमोत्तर के हिस्से में फारस तक क्या नाम है, आप काबुल तक जाएं, और उसके भी पश्चिम में आप चले जाएं, जब भारत की सीमा के बाहर अफगान सीमा में चले जाएं, अफगान सीमा से और बाहर फारस की सीमा में चले जाएं, तो वहां भी तेजी से राज्य प्रसार हो रहा हो। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत के पड़ोसी राज्य में प्रसार हो रहा हो, सीमा पर शिथिलता हो चुकी हो, अंदर की ओर आंतरिक संघर्ष चल रहे हों, ऐसी स्थिति में सीमा में शिथिलता कितनी नाजुक बात हो सकती है। और इसी का फायदा विदेशी शक्तियां उठाएंगी और वो भारत पे हमला करेंगे। ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। आगे और भी चीजें हम पढ़ेंगे कि आखिर नादिर शाह ने क्यों किया भारत पर आक्रमण। इसी डिटेल डिस्कशन को हम यहाँ पर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम आपको एक जानकारी जरूर दे देना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं प्रतिज्ञा बैच में। हिस्ट्री अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास में आपको, इतिहास जो है मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं प्रतिज्ञा बैच में। तो प्रतिज्ञा बैच में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं। इसमें मैं आपको डेली जो टॉपिक्स कवर कराता हूं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमारा जो मैनेजमेंट है वो आपको डेली मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक आंसर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन भी प्रदान करता है। और वो क्वेश्चन आप लिख करके हमारी टीम को जब भेजते हैं तो हमारी टीम क्या करती है, उसकी जांच करती है, और जांच करके जहां कहीं पर भी सही आप लिखते हैं उसको अप्रिशिएट करती है, गलत लिखते हैं तो आप उसको, हमारी टीम जो है उसको जांच करके उसको सही कैसे लिखा जा सकता है उसको निर्देशित करती है, और निर्देश दे करके आपको आपका जो है मार्गदर्शन करती है कि कैसे जो है उसको आगे ठीक किया जा सकता है। तो इस क्रम में आप जब रोज आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग में निखार आ जाता है, क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट मेंस एंड आंसर राइटिंग। यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है अगर आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में जो लिखित वाला पोर्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मार्क्स जो आप कमाते हैं वो आप यहीं से लेकर के आते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है। तो आप इतिहास में अच्छे से अच्छा नंबर पा सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे। प्रतिज्ञा प्लस बैच की खूबसूरती है कि लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, ठीक है। तो लाइव और रिकॉर्डेड कभी भी जितनी बार रिवीजन कर रहे हैं आप उतनी बार रिवीजन कर लो। नोट्स आप बना लो इसके, मैं तो कहूँगा खुद बनाइए, हालांकि हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं।
किताबें आपको इसमें मिल जाएंगी, किताबें आपको घर भेजी जाएंगी, पूरा किताबों का पूरा एक सेट बंडल जो है 18 किताबों का भेजा जाएगा, बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स बोलते हैं हम इसको। किताबों के अलावा और भी चीजें इसमें होंगी, मैप वगैरह सब इसमें रहेगा। तो तमाम सारी सुविधाएं, अन्य सुविधाएं भी जो है इसमें, मेंटरशिप वगैरह जो है, तमाम सारी सुविधाएं इसमें दी जाती है। तो अगर आप 2028 को टारगेट करोगे तो मैं आपको इतिहास का इसमें बेसिक भी पढ़ाऊंगा। तो बेसिक के साथ एडवांस तक अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो और अन्य सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप इसमें जुड़ो। कंप्लीट प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के P2I प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक का बैच इसमें। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा। मतलब ये बैच लिया उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ तैयारी करनी है हमारे साथ। इसी तरीके से 2027 अगर आपका टारगेट है तो कम प्राइस के साथ जुड़ सकते हैं। तो विरद लाइव मेरा कोड है, विरद लाइव। मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा कोड इस्तेमाल करना है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। खुद से एडमिशन, देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग सहायता पे बैठे रहते हैं, सहायता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नीचे लिंक दिया है, खुद जाइए, ब्रोशर डाउनलोड करिए, खुद पढ़िए। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए और खुद एडमिशन लीजिए। खुद अपना फॉर्म खुद फिल करना है आपको, अपना एडमिशन खुद करना है, अपनी पढ़ाई खुद करनी है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी है। ये नहीं कि कोई हमको फ़ोन करके बता दे कैसे एडमिशन करें, कैसे कोड लगाएं। यार यही सब नहीं कर पाओगे तो क्या ही अधिकारी बनोगे, फिर मत बनो अधिकारी, है ना, फिर तो बेकार है। तो अपना कोड खुद जो है आप लगाइए, अपना डिस्काउंट आप खुद पाइए, सारी चीज़ें खुद कीजिए। और अगर आप 2026 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेलकम है। आप विरद लाइव कोड के साथ में प्लैटिनम या गोल्ड बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 75+ टेस्ट सीरीज भी इसमें उपलब्ध हैं आपके पास में। 20 नवंबर से पहले जुड़ जाइएगा। चलिए अब करते हैं कहानी की शुरुआत नादिर शाह के साथ। नादिर शाह को भी हम समझेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम और जान लेते हैं। एक किताब है जिसका नाम है सियार उल मुताखिरिन। सियारुल मुताखिरिन, सियारुल मुताखिरिन के लेखक हैं जिनका की नाम है गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन कहते हैं कि एक ऐसा अवसर आया कि जब वेस्टर्न रीजन में जो वायसराय थे उन्होंने कुछ पक्षपात किए और इसलिए वेस्टर्न रीजन बहुत ज्यादा, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और जब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो उसकी स्थिति का लाभ बाहर के जो शासक हैं वो उठाएंगे ही उठाएंगे। वो निश्चित तौर से उसका क्या करेंगे, लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। और उसका लाभ उठाने का ही काम जो है वो नादिर शाह ने किया। अब नादिर शाह कौन है, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि नादिर शाह कोई बहुत बड़ा पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि ये गरड़िया परिवार से बिलोंग करता है। वास्तविक नाम इसका नादिर कुली है और जो कि 1688 में खुरासन एरिया में कहीं पर इसका जन्म होता है। पश्चिमोत्तर, मतलब भारत में अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो उत्तरी हिस्सा जो है आपका ये खुरासान वाला जो एरिया है वो आपको देखने को मिलता है। तुर्कमेनिस्तान की तरफ जब बढ़ेंगे तो तुर्कमान परिवार इसकी फैमिली है, तुर्कमान फैमिली के से बिलोंग करता है। लेकिन हाँ ये है कि शीघ्र ही जो है ये, क्योंकि योद्धा के गुण थे इसके अंदर, तो बहुत जल्द ही अफगानी लड़ाकों में शामिल हो गया और जो है इसका करियर शानदार रहा। फारस के रक्षक के तौर पर ये अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है। तो इसके आगे बढ़ने की एक कहानी है। इसकी कहानी ये है कि जो फारस वाला जो इलाका है, पारस का जो इलाका है, पारस के इलाकों पर अफगानों का अधिकार होना शुरू होता है। अफगानों का अधिकार होना शुरू होता है और इसमें अफगान जो है वो पारस के राज्यों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में एक घटना घटित होती है कि एक नेता हैं महमूद, उसके नेतृत्व में अफगानों ने फारसियों से उनका हिस्सा, कांधार वाला जो इलाका है वो छीन लिया। तो महमूद एक अफगानी लीडर है और इस अफगानी लीडर ने क्या किया है, फारसियों से कांधार छीन लिया है। तो फारसियों के पास में कांधार हुआ करता था। पारस की जो सीमाएं हैं वो कांधार तक जाया करती थी, तो कांधार जो है वो छीन लिया। अब कांधार तो इनसे छीना ही छीना,
लेकिन आगे चलते हुए तकरीबन 1722 के आसपास अगर आप देखोगे, 1722 के आसपास देखोगे, तो महमूद ने पारस की जो राजधानी हुआ करती थी, इस्फहान जिसको बोलते थे, उसके ऊपर भी हमला किया और इस्फहान पर भी कब्जा कर लिया। अब ये एक बहुत बड़ी घटना हुई कि यार फारस की आइडेंटिटी के ऊपर डेंट सा लग गया। तब यही नादिर कुली, जो फारसी योद्धा के तौर पर अपने आप को मानता था, इसने ये भरोसा जताया फारसी शासक के ऊपर कि आप चिंता ना करें, हम अफगानी शासकों को सबक सिखाएंगे और फारस को अफगानी शासकों से मुक्त कराएंगे। और मुक्त कराया इसने। और 1727 में नादिर ने क्या किया, जो अफगानी रीजन में पड़ने वाला एक प्लेस था निशापुर, उसके ऊपर कब्जा कर लिया और अफगानों को वहां से भगा दिया। तो उस समय नादिर ने क्या किया, उस समय जो फारस में राजवंश चला करता था वो सफाविद राजवंश हुआ करता था। तो फारस का जो सफाविद राजवंश है, सफाविद जो राजवंश है, उस सफाविद राजवंश के राजा हुआ करते थे, शाह हुआ करते थे तहमास्प या शाह समप, कई जगहों पर लिखा रहता है तहमास्प ऐस करके बोला जाता है। तो उन्होंने इनकी काफी इज्जत की, नादिर की काफी इज्जत की। और उस समय नादिर ने क्या किया, शाह समप की प्रभुता को जो है वो स्वीकार किया, प्रभुता को स्वीकार किया। तो आप कहेंगे कि जीता तो ये है, वास्तविक रूप में तो ये इसके ऊपर कैप्चरिंग कर लेनी चाहिए। तो देखो, ये शासक नहीं था, ये तो एक योद्धा है ना। एक योद्धा ने राजा की खोई हुई अस्मिता उसे वापस करवा दी है, तो राजा उसके क्रेडिट को उसको दे रहा है। और नादिर ने जो है सफाविद राजकुमार जो शाह समप है उनकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया। और इसको फायदा मिला, नादिर को फायदा मिला, ये मिला कि नादिर आगे चल करके इनकी सेना का सेनापति बन गया। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पद था कि नादिर जो है वो सेनापति बन गए। तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, डेफिनेटली। इतना बड़ा चेंज आया कि धीरे धीरे करके ये जितनी भी जो सैन्य कार्यवाहियां हैं वो सब इसी के हाथ में अब होने लगी और शासक थोड़े से निश्चिंत हो गए। और जल्द ही इसने पूरे के पूरे ईरान वाले एरिया से पूरे अफगान शासकों को खदेड़ दिया। और इसलिए जो शाह है वो पूरी तरीके से नादिर कुली का पूरा कृतज्ञ हो गया। और इतना कृतज्ञ हो गया कि एक समय ऐसा आया कि शाह ने नादिर कुली को राज्य का कुछ हिस्सा इंडिपेंडेंटली, ऑटोनमसली उसको दे दिया कि तुम हमारे नाम से हमारे अंदर अधिशासी राज्य के अंदर स्वतंत्र राज्य शासन कर सकते हो। तो आप समझिए कि नादिर को स्वतंत्र भूमि पर शासन करने का, शासन का अधिकार भी मिल गया, ये अधिकार भी प्राप्त हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि किस तरह से उसने अपने आप को प्रदर्शित किया और कहां किस सफलता तक पहुंचा। यहां तक कि सफाविद राजवंश का तकरीबन आधा हिस्सा इंडिपेंडेंट शासन के तौर के पर इसके पास में लीगली आया। ये कोई इसने झड़पा नहीं है, ये मतलब प्रशासन इसको संभाल रहा है। ये एक अलग बात है कि इसमें जो सिक्के चलाने तक का अधिकार दे दिया गया था। तो जो सिक्के चलते थे वो सफाविद राजवंश के शाह के साथ साथ नादिर शाह के नाम के सिक्के चलाए जाते थे। आधे फारस पर शासन का एक तरीके से अधिकार इसके पास हो गया। समय बीतता रहा इसी तरीके से और 1736 में जो सफाविद राजवंश है, सफाविद राजवंश के अंतिम शाह की मृत्यु हो गई। यहां से आप समझ सकते हो कि क्रेडिबिलिटी कुछ तरीके की है। और सफाविद राजवंश धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर हो गया और इतना ज्यादा वो डिपेंडेंट हो गया नादिर शाह के ऊपर कि वो फिर सारे काम नादिर शाह ही कर रहा, तो नादिर शाह ही पावरफुल हुआ। तो अंतिम शाह के खत्म हो जाने के बाद नादिर शाह ने फारस के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और नादिर शाह अफशर पूरा उसका नाम है, यहां से पूरे ईरान के ऊपर कब्जा कर लेता है। और यहां से शुरू होता है अफसर शाही वंश, अफसर शाही वंश। ये शुरुआत है अफसर शाही वंश की। तो ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था जो आपको मैंने यहां पर बताने का प्रयास किया। अभी मैप में चीजें मैं आपको दिखाऊंगा
आप यहाँ पर मैप में चीजें देख भी सकते हो। ये जो इलाका है, ये मान के चलिए कि इसकी राजधानी कभी हुआ करता था। ये छोटा सा हिस्सा काबुल का है, ये हेरात है, ठीक है। तो ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, आप मैप देख लीजिएगा बाद। तो अब हम अफसर शाही के नाम से अफशरीदी राजवंश जो है वो इसी नादिर शाह ने शुरू किया है। भारत तक चलने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझें पहले कि अफशरीदी राजवंश जो है वो, अफशरीदी राजवंश की शुरुआत ये कहां से कर रहा है? ये ईरान से कर रहा है। तो ये ईरान मतलब ईरानी राजवंशी एक तरीके से, है ना, ये एक तरीके से क्या है? ईरानी राजवंशी है। 18वीं सेंचुरी में अगर आप देख रहे हो तो ये ईरान जो आज का जो फारस है, आप पर्शिया या फारस लिख सकते हैं, फारस पर यहां पर शासन किया गया, तो फारस वाला ही राजवंश है ये। तो जो कि आज के समय में अगर आप देखोगे तो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र खुरासन का है, वहां से लेकर के तुर्कमान का जो पूरा क्षेत्र है, वो सब कब्जे में है इसमें। तो आपको मैंने बताया कि तकरीबन 1736 के आसपास अंतिम शासक की मौत हुई और उसके बाद इसने टेक ओवर कर लिया, हैंड ओवर कर लिया, सारी चीजें अपने पास ले ली। तो हम कह सकते हैं कि अफसर शाही राजवंश की जो शुरुआत है ये कब से हो रही है? इसकी शुरुआत भी कब से हो रही है? 1736 से ही हो रही है, 1736 से ही हो रही है। और करने वाला भी कोई और नहीं है, नादिर शाही है। करने वाला भी कौन है? नादिर शाही, नादिर शाह, नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह अफसर शाही जो है वो अफसर शाही वंश का स्टैब्लिशर है। तो वास्तविक रूप में ये सैन्य कमांडर के तौर पर स्टैब्लिश कर रहा है, और सफाविद वंश जो है वो यहां से समाप्त हो गया। सफाविद वंश का ये सैन्य कमांडर हुआ करता था, मैंने आपको बताया। अब इसने जो प्रसार किया है वो एक बहुत बड़ा अफसरशाही वंश है, और इसका जो प्रसार है वो आप अगर आज के समय में देखोगे तो वो इन लोकेशंस को कैप्चर करता है। आज के समय का आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, उत्तरी काकेकश का जो इलाका है, तो ये जो सारे इलाके मैंने आपको बताए वो इन जगहों पर मिलेंगे। ये जो जगह हैं, ये जो लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं आर्मेनिया, जॉर्जिया वाली, वो आपको यहां पे मिलेंगी। आर्मेनिया, ठीक है, जॉर्जिया, और आपको अजरबैजान, काकेकश की पहाड़ियां आपने देखी होंगी ना, इधर कहीं पे इस तरफ पड़ती हैं, इस तरफ पूरा कैस्पियन सागर के पश्चिम की तरफ का। बहरीन आपको यहाँ पर, छोटा सा बहरीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बहरीन है, इस तरफ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो रीजन्स हैं, तुर्कमेनिस्तान है, आपका जो है अब उज्बेकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान। तो इधर वाले जो ये सब इलाके, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पर ये तो ईरान वाला हो ही गया हिस्सा, मेन ईरान। तो आप समझ रहे हैं, आप ये पूरा का पूरा हिस्सा इसने कब्जा जो है वो कर लिया। इतना बड़ा एरिया, और इतना ही नहीं, आगे चल करके इसने इराक, तुर्की वगैरह ये सब, इधर वाला जो आप जैसे ये तो ईरान का हिस्सा हो गया, फिर आगे इराक वाला जो पोर्शन है, इराक वाला पोर्शन भी ये खा गए। इराक के अलावा तुर्की का जो रीजन है, संयुक्त अरब अमीरात का जो पोर्शन है, ओमान रीजन है, इन सब जगहों तक इसने अपने आप को फैला दिया। तो आप इसमें चाहें तो एडिशनली ऐड कर सकते हैं कि ओमान का रीजन है, तुर्की है, संयुक्त अरब अमीरात है, आज का अमीरात, ये सारा पोर्शन कवर जो है उसमें आराम से जो है वो कर लिया जाएगा। अगर आप लिखने का प्रयास करें तो इसमें इराक जरूर लिखें, इराक, ये तमाम सारा पोर्शन इसके एक्सपेंशन के अंतर्गत शामिल हो जाता है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके अधिकांश जो हिस्से हैं वो दुर्रे दुरानी जो हैं, आपने देखा होगा अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रे दुरानी कहा जाता है, उसने इसके बड़े से हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और उसी ने फिर आगे चल करके भारत के ऊपर हमले किए। 1796 में अगर आप देखेंगे
तो इस राजवंश का, ये जो अफसर शरीदी राजवंश है 1796 में, इसका अंतिम शासक मोहम्मद खान काजर हुआ। इसने अफसर शरीदी राजवंश को उखाड़ फेंका और ईरानी देश को अंततः जो है लास्ट में एस्टैब्लिश किया था। तो हमें बेसिकली टॉपिक पे वापस आना है, और टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। ये तो मैंने आपको नादिर शाह का इंट्रोडक्शन करवाया कि नादिर शाह कौन है, क्या है, कैसे है, पर हम समझेंगे कि नादिर शाह जो है उसने भारत पर हमला क्यों किया। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण, है ना, हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। नादिर शाह जो है, इनका भारत पर जो आक्रमण हुआ है, इस आक्रमण के बारे में आइए अब समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझिए, जानिए ये क्या चीज है। क्योंकि नादिर शाह बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, और नादिर शाह के बारे में मैंने आपको बताया कि इसने बहुत बड़े राज्य का विस्तार किया, बहुत सारे राज्य का विस्तार किया। और क्योंकि मैंने ये भी बताया कि ये कोई खानदानी रईस नहीं है, तो राज्य विस्तार में, और जिस समय ईरान इसके हाथ में आया उस समय ईरान मजबूत भी नहीं है, तो राजकोष खाली है और विस्तार कर रहे हैं तो और खाली हो रहा है। और शासन प्रबंधन बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। आपको प्रशासकों को मतलब रुपए पैसे सब देना पड़ता है, खर्चे पानी तो देने ही पड़ते हैं ना भाई, तभी तो आपके साथ देंगे। आपका साथ कैसे देंगे? सब करना पड़ता है, तो खर्चे बहुत होते हैं। तो कहते हैं कि नादिर जो है इतना ज्यादा विस्तार कर रहा था कि इसके पास खर्चे बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा खर्चे हो गए थे, काफी हद तक ये कर्ज में जैसे डूबने लगा था। लेकिन ये शासक अभी भी तगड़ा था, लोगों को विश्वास था इसके ऊपर। तो कई बार विदेशों में हमले इसलिए भी किए जाते थे, और कई बार दूसरे राज्यों पर इसलिए भी हमले किए जाते थे कि उन कर्जेदारी को बांटने के लिए, पूरा करने के लिए वो लूट की जाती थी। और ये कॉन्सेप्ट दुनिया भर के बहुत सारे देशों में अपनाया जाता था, इंडिया में भी चलता था ये कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है। राज्य विस्तार की एक प्रवृत्ति ऐसी होती भी थी। तो एक तो ये रीजन रहा होगा, मे बी, इट मे बी, बट एक लालसा इस बात की आप लूट करने भी कहां जाते हैं? जहां पर धन अधिक हो, जहां पर आपको कुबे, आप एक तो गरीब हो, आपके पास में कर्जे बहुत हो चुके हों, और आप महत्वाकांक्षी बहुत हो। एक तो आपका नेचर महत्वाकांक्षी है, दूसरा आपके ऊपर कर्जे बहुत हो गए हैं, और तीसरा आपको पता चल गया है कि आपका जो पड़ोसी राज्य है उसके पास अकूत धन संपदा है। और चौथा सोने पे सुहागा ये है कि उस राज्य के पास, जिसके पास अकूत धन संपदा है, का प्रवेश मार्ग, जिसमें एंट्री करना है जहां से आपको, वो बहुत वीक हो चुका है। और उस सोने पे सुहागे से ज्यादा जरूरी सोने पे सुहागा ये है कि वो राज्य इस समय आंतरिक रूप से बिखरा पड़ा है। तो एक नहीं, 4-4, 5-5 परिस्थितियां जब आपके अनुकूल हों तो आप आक्रमण करेंगे ही करेंगे। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि कभी कह दो कि अच्छा, तो सर आप समर्थन कर रहे हैं कि नादिर ने अच्छा किया कि भारत पे आक्रमण कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो परिस्थितियां जो नादिर को उकसा ही रही हैं, नादिर जिससे उकस भी रहा है कि हमें भारत के ऊपर हमला करना है, अब जब महत्वाकांक्षी होगा व्यक्ति तो करेगा ही हमला। और फिर कमजोरियां तो हमारे देश में भी थी ना। अब अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार ही ले तो फिर उसके लिए कितनी दिन तक हम नादिर शाह को दोषी ठहराते रहे, ये भी तो दिक्कत है। तो नादिर शाह ने जब आस पड़ोस, अब आप सोचिए विस्तार कहां तक लेकर के जाइएगा, ये कहां तक विस्तार लेकर के जाएगा? ये पश्चिम में विस्तार लेकर के जाएगा तो पूरब की तरफ भी तो सोचेगा, तो पूरब की तरफ आ रहा है तो भारत आ रहा है, पड़ोसी देशों तक उसको अपना राज्य विस्तार करना है, तो किधर वो निशाना बनाए? जब वो पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ रहा है अपने विस्तार में, जब वो पूर्व की तरफ बढ़ रहा है और विस्तार में धन प्राप्ति की लालसा है, राज्य विस्तार हो जाएगा तो वहां से मिलने वाले धन से हम अपना खर्चा चलाएंगे और राज्य भी आ जाएगा हमारे पास, तो एक तीर से दो निशाना हो गया। तो भाई पूर्व की ओर जब बढ़ रहा है, पूर्व की ओर जब बढ़ेगा तो पड़ोसी राज्य में उसको कांधार मिलेगा, सीमा पर
कांधार मिलेगा। तो वो चाहता है कि कांधार को जीत ले, और वो चाहता है कि कांधार को इसलिए भी जीत ले क्योंकि उसकी भी अपनी आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्य विस्तार तो वो कर रहा है, उसे भी मालूम है कि अगर हमारी स्थिति के बारे में कल को अगर दिल्ली को पता चल जाए और कहीं दिल्ली का राजा महत्वाकांक्षी हो जाए और वो राज्य विस्तार करने पर उतर आए तो कहानी पलट जाएगी। भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच जाएंगी। फिर अगर उस समय भारत चाहता तो अपनी सीमाएं ईरान तक पहुंचा सकता था, लेकिन चाहता तब ना। खैर, तो तब कांधार पर वो सोचता है कि इसलिए कांधार पर हम विजय कर लें तो ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा की दृष्टि से फारस के लिए बहुत बेहतरीन है, और खुरासान में भी शांति और समृद्धि बनी रहेगी तो ठीक रहेगा, इसलिए उस पर विजय पाना बहुत जरूरी है। और सफाविद राजवंश की विरासत भी रही है, तो इसलिए भी हमें इसको कैप्चर करना चाहिए, और सफाविद राजवंश पे ही हम शासन कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी हम इसको ले लें। कांधार से अफगान शासकों को हम हटा दें यहां से। तो जब ये कांधार, अच्छा उस समय कांधार जो है वो अफगानों के अंतर में था, अंडर में था, अफगान शासकों के नेतृत्व में था, अफगानों के पास था। तो इन्होंने क्या किया, नादिर ने क्या किया, पत्राचार किया। अब ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्होंने पत्राचार किया, किनसे किया, मुगलों से किया, मुगलों से किया। क्यों मुगलों से पत्राचार किया? कि देखिए, जब हम अटैक करेंगे कांधार पे, तो अफगान जो है वो आपसे सहायता मांगने आएंगे। तो अफगान से जो भगोड़े होंगे वो आपके पास में शरण लेने के लिए आएंगे। तो शरण लेने के लिए जो निकटतम मार्ग होगा अब कांधार से भाग करके, वो होगा काबुल। और काबुल जो है वो किसके पास में है? मुगलों के पास में है। ये है काबुल, ये मुगलों के पास में है। कांधार जो है यहां पे दिख नहीं रहा, यहीं कहीं कांधार है। तो वो बोल रहे हैं कि काबुल में आएगा, और काबुल में आप शरण मत दीजिएगा। पत्र व्यवहार में किया गया। तो मोहम्मद शाह उस समय भारत के हुआ करते थे मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह ने नादिर के दूत को आश्वासन दे दिया कि ठीक है, ऐसा करेंगे। तो नादिर शाह ने मार्च 1738 में कांधार पर विजय प्राप्त कर ली। तो मार्च 1738 की बात है, मार्च 1738 की बात है, 1738 की बात है, और मार्च 1738 में कांधार पर विजय प्राप्त हो गई। अब ये कहानी अलग अलग तरीकों से है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक तो जो नादिर शाह हैं, मोहम्मद शाह हैं, उनकी इंटेल वीक थी, उनकी इंटेल को यही नहीं पता चला, उनके इंटेलिजेंस को यही नहीं पता चला कि नादिर शाह जो है वो उन्हीं की सहायता पा करके भारत की तरफ प्रवेश करने का एक मार्ग तलाश रहा है। एक्चुअली तो यहीं पर रोक देना चाहिए था, पर यहां तो पत्राचार में सहायता करी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहां पर सहायता नहीं की गई और वो न्यूट्रल रहा, मोहम्मद शाह यहां पर न्यूट्रल रहा। खैर, जो भी हो, अंततः ऐसा हुआ कि जब 1738 में कांधार पर विजय प्राप्त की गई तो वहां से कुछ लोग काबुल की तरफ गए, गजनी वाला जो एरिया है वहां पर शरण ली गई। अब शरण ले ली गई तो जो पत्राचार में एक्सेप्टेंस हुई थी कि ठीक है हम नहीं शरण देंगे, तो नादिर आरोप लगाता है कि भैया तुमने तो कहा था कि हम शरण नहीं देंगे, तुमने तो शरण दे दिया है। एक्चुअली इन्होंने शरण क्यों दे दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, तुमने कहा तो हमने मान लिया था, अब वो आ गए तो हमने उनकी भी मान ली, हम क्यों ही किसी से दुश्मनी लें। तो ऐसा कुछ हुआ। तो ऐसे करते हुए ऐसी सारी चीजें हुई थी। अच्छा, इस सब क्रम में एक और भी बात हुई थी। ये जो मान मनोवल चल रहा था मुगल पत्राचार में, इस पत्राचार में पत्राचार का कोई एक क्रम नहीं था। पत्राचार 1, 2 और 3 क्रम में हुए थे। पत्राचार जो है वो 1, 2 और 3 क्रम में हुए थे, मतलब 2-3 स्टेप में पत्राचार हुए थे। समझ में आ गई नहीं बात आ रही? पत्राचार जो है वो 2-3 क्रम में हुए थे। तो इसमें पता चलता है कि एक अंतिम जो पत्राचार हुआ, तो उस अंतिम पत्राचार में एक जो मुझे दूत का नाम याद नहीं आ रहा है, वो दूत जब नादिर का दूत जो है जब दिल्ली की तरफ जाता है, तीसरा दूत जब जाता है, तो नादिर के दूत पर मुगल सैनिक जो है वो जलालाबाद में हमला कर देते हैं और उसको मार डालते हैं।
तो मोहम्मद शाह को ये बर्दाश्त नहीं होता है, मोहम्मद शाह को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि एक तो यार तुमने पत्राचार का सही से जवाब नहीं दिया है, दूसरा तुम शरणार्थियों को जगह दे रहे हो। तो ये सब बहाना करके जो है अंततः जो है वो भारत को टारगेट करना शुरू करता है। और ये कि तुमने जो है ईरान का अपमान किया। ईरान के साथ में पहले क्या होता था, ईरान के साथ में मुगल जो है वो पहले फारस के साथ में दूतों का आदान प्रदान करते थे, दूतों का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। लेकिन ये आदान प्रदान भी बंद कर दिया गया था। कब से बंद कर दिया गया था? जब से नादिर गद्दी पर बैठा था। अब नादिर जो है वो वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था ना। मैंने कहा कि सफाविदी जो राजवंश है, और इनमें अंतर यह है कि ये तो कोई ऐसे खानदानी राजा तो थे नहीं, ये तो इन्होंने कैप्चर कर लिया था। तो मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने फारस के साथ अपने संबंध जो है वो दूतों वाले जो संबंध थे वो बंद कर दिए थे। तो इसे इस बात का भी अपमान महसूस हुआ कि शायद तुम हमको ये बताना चाहते हो कि हम उस कैपेबिलिटी में नहीं आते, हम उस कैलिबर में नहीं आते हैं कि तुम हमसे जो है संबंध रखो, अभी हम तुम्हें दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें भी हुई। फिर दूतों का भी अपमान हुआ, फिर शरणार्थियों को भी कहने के बाद आपने समय दे दिया, और ये सारी चीजें यहां पर हुई। फिर नादिर को यह तो पता ही था कि अपार धन संपदाएं जो है वो आपके पास में हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ा। तो अंततः वही है, जून 1738 में क्या हुआ, जून 1738 में उसने काबुल पे कब्जा कर लिया है, और 29 जून को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। 11 जून को उसने हमला किया, 11 जून को हमला किया, और 29 जून को कब्जा जो है वो कर लिया। ठीक है, 29 जून को उसने कब्जा कर लिया। काबुल पे कब्जा करने के बाद नादिर शाह जो है वो यहां के लोगों के ऊपर दयालु बन गया, जिससे कि यहां के लोग उसके प्रति भक्ति का भाव रखें। तो यहां के लोगों को उसने कहा कि तुम लोग परेशान ना हो, तुम लोग ठीक है वहां से भाग करके यहां पर आए हो, लेकिन अब तुम हमारी जो संप्रभुता है उसे स्वीकार कर लो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे और तुम हमारे साथ मिल जाओ। तो वो तो यार भगोड़े थे ही, शरणार्थी थे, वो इसकी तरफ मिल गए, और कुछ मुस्लिम एंगल भी था। तो जो अभी इनके नादिर शाह के दुश्मन थे वो नादिर शाह के साथ हो गए। काबुल का एक मुगल गवर्नर था नासिर खान, काबुल का नासिर खान जो मुगल गवर्नर था वो आत्मसमर्पण कर देता है, और वो भी जो है इनके साथ हो लेता है, वो वफादार हो जाता है। फिर काबुल से पेशावर चले जाते हैं, पेशावर तक का हिस्सा इनके पास आ जाता है। फिर एक जगह पड़ती है अटक, अटक पहुंच करके सिंधु नदी को ये पार करते हैं, और पार करके लाहौर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पेशावर, अटक, और अटक से ये सिंधु नदी पार करते हैं, और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी पार करने के बाद, सिंधु नदी पार करके ये पहुंच जाते हैं लाहौर। ये कहां पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं लाहौर, और लाहौर के जो गवर्नर हैं उसको बड़ी आसानी से हरा देते हैं। हराने के बाद लाहौर के गवर्नर के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं, और वो गवर्नर भी फिर इनके साथ हो जाता है, और वो नासिर खान शायद हुआ करता था उसका नाम, वो लाहौर के गवर्नर को भी साथ लेकर के वो फिर दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। अब यहां मसला ये है कि नादिर शाह क्या कर रहे हैं, क्या नाम है, मोहम्मद शाह क्या कर रहे हैं। फिर सब मोहम्मद शाह कह रहे हैं कि अब मोहम्मद शाह के साथ प्रॉब्लम वही वाली है एक्चुअली, कि मोहम्मद शाह इसे कुछ समझते नहीं है। नादिर शाह है कौन, गरड़िया ही तो है, पा गया है फारस का शासन तो है, इसमें क्या है, मुगलों को थोड़ी जीत लेगा। तो ये पता लगवा रहे हैं कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है, कहां पहुंचा है। तो उनके दूत बता रहे हैं कि साहब काबुल पहुंच गया, साहब पेशावर पार कर लिया, साहब अटक पार कर लिया, साहब लाहौर भी जीत लिया। ये लेकिन अपनी सुरसुरा सुंदरी वाला जो माहौल है, नादिर शाह उसी में मस्त है। कोई बात नहीं यार, आने दो, गड़रिया ही तो है, देख लेंगे। और फिर हमारे जो ये सेनापति हैं इसे किस दिन काम आएंगे। तो अब जब उसने लाहौर पार किया तो इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि ये अचंभित अब हुआ।
उसे उम्मीद नहीं थी कि लाहौर के बाद इतनी तेजी से दिल्ली आ जाएगा, लेकिन लाहौर के बाद उसकी गति तेज हो गई। लाहौर के बाद जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ा तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बादशाह चौंक गए। बादशाह ने कहा कि चलो लड़ते हैं। अब सोच, कल्पना कीजिए, जिस समय नादिर शाह चलो लड़ते हैं का आदेश देते हैं, उस समय नादिर शाह कह रहा हूं, सॉरी, जिस समय मोहम्मद शाह चलो लड़ते हैं का आदेश देते हैं, उस समय मोहम्मद शाह लड़ने की स्थिति में नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, सुरसुरा सुंदरी में इतना भंग है वो कि जब उसको उसकी इंटेलिजेंस ने ये खबर दी है कि उसकी सेना पहुंचने वाली है दिल्ली, तब वो संभला है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका शरीर संभलने लायक नहीं है, और उसने आनंद फानंद में कहा कि चलो लड़ते हैं। तो चला तो, लेकिन कुछ ही दूर महल के बाहर ही आकर के गिर पड़ा। तो ये हुआ कि ये तो गिर पड़ा, बैठाओ इनको अंदर ले जाओ, पर आदेश तो दे दिया लड़ने का, अब चलना पड़ेगा। तो जो बाकी लोग हैं, जैसे खाने दौरा हैं, कमरुद्दीन हैं, निजामुल मुल्क हैं, ये सब इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने अपने राजा की तरफ से सेना इकट्ठी की, और तकरीबन 80,000 लोगों को इनकी ओर से 80,000 की सेना इकट्ठी हुई। और 80,000 की सेना एक पर्याप्त सेना होती है, उस सेना को लेकर के सब चल पड़े। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो लीडर्स के नाम आप ध्यान रखें। इसमें निजामुल मुल्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। निजाम उल मुल्क का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। निजामुल मुल्क ये दक्षिण में, चिनकलिज खान दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। ये पहले मुगल बादशाह की सेवा में था, लेकिन बाद में दक्कन चला गया था, स्वतंत्र दक्कन को इसी ने कराया था। इसके अलावा कमरुद्दीन है, कमरुद्दीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसके बाद है खाने दौरान, खाने दौरान या दौरान, आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आकर जुड़ता है, जिसका नाम है सादत खान। सादत, अब सादत खान इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट, तो दो लोगों का नाम आप याद रखेंगे यहां पर। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इस पूरी कहानी का रंग बदल देंगे। जो मेन हम समझते हैं कि नादिर शाह ने दिल्ली को जो लूटा, उस लूट में लूट की प्रेरणा जो आती है, वो सर्वाधिक प्रेरणा इन्हीं दो कैरेक्टर्स से आती है। उतना ज्यादा लूट करना भी नहीं चाहता था नादिर शाह, जितना ज्यादा लूट इन दो कैरेक्टर्स की वजह से हुई है। अब ये सब लोग जिस समय अपनी सेना लेकर के चले हैं, उस समय तक नादिर शाह अपनी सेना लेकर के करनाल तक पहुंच गया है। और 24 फरवरी सन 1739 का वो दिन है जब 80,000 की सेना के साथ करनाल का युद्ध नादिर शाह की सेना के साथ होने जा रहा है, और हुआ है। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आनंद फानन में आदेश हुआ है, आनंद फानन में सेना चली है। इतना अंदाजा है कि दिल्ली के आसपास कहीं सेना आ गई है, लेकिन यह अंदाजा नहीं कि कहां आ गई है। एग्जैक्टली इतिहासकारों का मानना है कि यह तक नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये सेना नादिर शाह की कहां तक पहुंच गई है। वो तो सादत खान की जो सेना थी, सेना के जो सिपाही थे, वो उनकी एक टुकड़ी कहीं जा रही थी, उसकी टुकड़ी के ऊपर अचानक से हमला हुआ। जब अचानक से हमला हुआ, तब पता चला कि अरे ये तो यहां है, नादिर शाह की सेना तो यहां है। तब वहां पर युद्ध हुआ, वही करनाल की जगह हुई। तो आज कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, कुछ पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि करनाल का युद्ध जो है वो केवल 3 घंटे में खत्म हो गया, 3 घंटे में समाप्त हो गया। और इस 3 घंटे में अब 3 घंटे में समाप्ति हो जाएगा ना, तुम्हें मालूम नहीं है दुश्मन कहाँ है, कितनी सेना है उसके पास, कहां से आक्रमण होने वाला है, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तुम लाखों लोगों को लेकर चले आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। 80,000 लोग लेकर के गए थे, तकरीबन लाख लोग ही तो थे, और क्या था। अब लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में खाने दौरान जो हैं, ये तो युद्ध स्थल में ही मारे गए। और जो युद्ध स्थल में मारे गए, ये मीर बख्शी का पद रखते थे। मीर बख्शी यही थे उस समय। और मीर बख्शी जो है वो एक सबसे बड़ा पद हुआ करता था, जो कि मीर बख्शी का पद होता था इतना इक्विवेलेंट की, मतलब सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा सैन्य पद यही है, मतलब सैन्य कमांडर का पद यही है ना, सर्वोच्च सैन्य कमांडर यही है। ये मारा गया। और सादत खान जो है ये बंदी बना लिए गए, इनको बंदी बना लिया गया। ये अवध से बिलोंग करते थे, अवध के नवाब, इनको बंदी बना लिया गया। तो जब सब कुछ हो गया, ये जीत गए,
निजामुल मुल्क एग्जैक्टली देखा जाए तो लड़ने नहीं गए थे, निजामुल मुल्क गए हैं बाद में। बेसिकली तो कमर खाने दौरान और सादत खान ही गए थे लड़ने के लिए। निजामुल मुल्क को तो बाद में शांति दूत बना करके भेजा गया था। ये बाद में गए थे शांति प्रवर्तक बन के, या शांति दूत बना करके बाद में मोहम्मद शाह ने इनको भेजा था। अब ये बात करने गए हैं किससे? मोहम्मद शाह से, कि अब हार जीत तो हो गई है, आप जीत गए हैं, अब आपको क्या चाहिए वो बताइए। अब आपको क्या चाहिए वो बताइए। यहां से शुरू होती है लूट की कहानी। तो अब नादिर की बात हो रही है किससे? नादिर की बात हो रही है निजामुल मुल्क से। किससे हो रही है? निजामुल मुल्क से। निजाम उल मुल्क से। अच्छा, यहां ध्यान रखना कि इन सब में अगर सबसे कोई बहादुर है तो निजामुल मुल्क है, और ये लड़ने नहीं गया है। और जब निजामुल मुल्क बात करने आया है नादिर शाह से, तो नादिर शाह से पूछ रहा है, हम यार सब कुछ तो बात ठीक है, तुम ये बताओ कि यार तुम्हारे होते हुए ये दिल्ली हार कैसे गया? एक तो ये चुटकी ली उसने, और दूसरा हमको ये बताओ कि तुम्हारे होते हुए ये मुगल इतने कमजोर कैसे हो गए? यार तुम तो यार बड़े बहादुर हो यार। तो निजाम की जैसे दुखती नस पे हाथ रख दिया, निजामुल मुल्क की दुखती नस पे जैसे इसने हाथ रख दिया नादिर शाह ने। निजाम बोला, क्या बताएं यार, हमारे बादशाह हैं, सनकी मिजाज के हैं, दिन भर जो है अय्याशी करते रहते हैं, सुरसुरा सुंदरी में व्यस्त रहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी जाती है। रंगीला हैं, इनको कुछ सलाह दो मानना ही नहीं है, धुत पड़े रहते हैं। मैं यार दक्कन उक्कन चला गया था। फिर बोले यार ये मराठे इतने पावरफुल कैसे हो गए, ये मराठे इतने पावरफुल। बोले क्या करें, मैं तो जो सलाह देता हूं ये बादशाह मानता ही नहीं है। तो मैं तो दिल्ली छोड़ करके दक्कन आ गया था, और दक्कन में ही मैं रहा। थोड़े बहुत मराठों से मैंने फ्रेंडली व्यवहार रखा। मराठे इतने भी खराब नहीं है यार, मैंने तो सलाह दी थी, यही नहीं माने। अब देखिए, बातों बातों में बातें हो गई, और बातों बातों में नादिर को पता चल गया कि भाई साहब जो ये मसला है, निजाम जो है वो संतुष्ट नहीं है किससे। उसको पता चल गया क्या चीज, कि कहीं ना कहीं जो मुगल हैं, मुगल जो दरबार है, इसमें गुटबाजी तो है, इसमें असंतोष का अभाव है, असंतोष व्याप्त है। अगर इस जैसा अफसर असंतुष्ट है तो इसका कुछ तो फायदा उठाया जा सकता है मियां। खैर, बातें हुई, तय हुआ। नादिर को निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए जो है युद्ध हर जाने के तौर पर हर जाना, और 50 लाख रुपए इसके लिए बहुत बड़ी राशि थी नादिर शाह के लिए। नादिर शाह ने सोचा कितना मांगा जाए, तो उसने मुंह खोल करके 50 लाख रुपए मांग लिए। अब निजाम ने सोचा है तो बहुत छोटी राशि है, लगता है कि इसको आकलन नहीं है। तो बड़े ही ये दिखाते हुए कि 50 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, ना नुकुर कराते कराते कि इसको एहसास ना हो जाए कहीं, निजामुल मुल्क ने अपनी वाकपटुता का परिचय देते हुए 50 लाख पे डील डन करा दी। और नादिर को यह एहसास हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी डील डन कर ली है। तो उसने कहा कि देखो यार, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसे हम दे नहीं पाएंगे, एक काम करो 30 लाख रुपए अभी ले लो, 30 लाख रुपए तुम हमसे अभी ले लो। 30 नहीं, सॉरी 20 लाख ले लो, 20 लाख रुपए हमसे अभी ले लो। बाकी की जो रकम बची, कितनी बची? 30 लाख रुपए बची, उसको जो है हम 10-10 लाख रुपए करके अलग अलग 3 किश्तों में दे देंगे। तो कहां दे देंगे? कह रहे हैं लाहौर, अटक, जो जगहें हैं, जो वापसी की जो जगहें हैं, और काबुल, इन्हीं रास्तों से आप वापस जाने वाले हैं ना? बोले हाँ। बोले जब आप लाहौर पहुंचेंगे 10 लाख वहां पहुंचेगा, अटक पहुंचेंगे 10 लाख वहां पहुंचेगा, काबुल पहुंचेंगे 10 लाख वहां पहुंचेगा। इस तरीके से किश्तों में हम आपको देंगे।
क्योंकि पहले होता था, ऐसे ही दी जाती थी पैसे, पहले ऐसे ही दिए जाते थे। तो भैया 20 लाख रुपए और प्लस 30 लाख रुपए इस तरीके से देके 50 लाख रुपए में मामला सेटल कर दिया गया और ये जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो गया। और इतना ही नहीं, कुछ और भी चीजें तय हुई कि हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ऐसे तमाम सारी चीजें। जैसे निजामुल मुल्क की सेवाओं से इतना ज्यादा, मतलब निजामुल मुल्क जो है बहुत आसानी से निजामुल मुल्क जो है वो समझ गया। निजामुल मुल्क ने 50 लाख रुपए में मामला सेटल कर दिया, तो जो सम्राट है, जो ये है, बहुत खुश हुआ। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ये खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। तो प्रसन्न मोहम्मद शाह ने क्या किया? अब देखिए, खाने दौरान को जान रहे हैं ना आप? खाने दौरान कौन है? मीर बख्शी है। अब ये मीर बख्शी का पद खाली हो गया था क्योंकि खाने दौरान मारा गया था, तो प्रसन्न मोहम्मद शाह ने मीर बख्शी बना दिया। किसको? मीर बख्शी बना दिया निजामुद्दौला को, निजाम उल मुल्क को। निजामुल मुल्क जो है इसको बना दिया। अब निजामुल मुल्क मीर बख्शी बन गया। ये बात जैसे ही इन महोदय को पता चली, सादत खान को, तो इनके काटो तो खून नहीं। जब इनको पता चली, जब सादत खान को ये बात पता चली, तो इनको तो काटो तो खून नहीं। इनको इस बात की चिढ़ थी कि मैं गया वहां, मैं बंदी बना, मेरे गर्दन पे तलवार रखी गई, ये तो ससुरा गया भी नहीं। और इसने क्या ही किया कि अपनी लच्छेदार बातों में 50 लाख रुपया में मामला सेट करके चला आया। इतनी सी तारीफ में इसको मीर बख्शी बना दिया गया। योद्धा हुआ नहीं है, लड़ने हम गए, बंदी हम बने, जान पे हमारी आई। हमको बनाया जाना चाहिए था। ये ठीक नहीं किया तुमने मोहम्मद शाह, गड़बड़ बात है, तुमको तो हम निपटाई के मानेंगे बाबू। ये उसने मामला तय कर लिया। अब सोचिए, इसकी वजह से जो इसको सम्मान मिला, इसकी वजह से मोहम्मद शाह निपटने वाले हैं। कौन निपटाएगा? सादत खान। खतरा कितना बड़ा है यहां पर। सादत खान ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि मीर बख्शी का पद उसे चाहिए। अब यही मीर बख्शी से यही सादत खान मिलने जाएगा। किससे? नादिर शाह से। यही नादिर शाह से मिला। ये नादिर शाह से मिला और नादिर शाह को कहा कि बड़े बेवकूफ हो यार। अब सोचो नादिर शाह को कैसा लगा होगा जब कहा गया होगा बड़े बेवकूफ हो। और वो तमतमाया टहल रहा है, क्या 50 लाख मिल गए, दिल्ली को पटका सवाला, 3 घंटे में युद्ध खत्म हो गया रे बाबा। आ? वो एकदम सर उठा के चल रहा, इतने पीछे से आवाज आ रही है, बड़ा बेवकूफ है, 50 लाख रुपए में मान गया। कल्पना करके देखिए कि उसको कैसा महसूस हुआ होगा। वही महसूस हुआ नादिर को। और ये कह कौन रहा है? एक कैदी सादत खान। मुड़ा, क्या बोल रहा है रे? क्यों बोल रहा है कि अरे तू 50 लाख में मान गया, तुझे मालूम ही नहीं है कि हैसियत क्या है? 50 लाख रुपए में मान गया। अरे दिल्ली जाओ, दिल्ली करोड़ों मिलेंगे। भाई करोड़ तो उसने देखे भी नहीं थे, करोड़ों मिलेंगे की बात कर रहा है। 50 लाख रुपए लेकर के बैठ गया है, उसे बहुत लग रहा था। अब सादत ने कहा कि 2 करोड़ रुपया तुमको वहां से मिल जाएगा आसानी से, ना मिले तो हमको बताना, व्यवस्था हम कर देंगे। अभी सोचो, 50 लाख का 4 गुना है 2 करोड़। 50 लाख ही उसे भारी पड़ रहा है, उसे लग रहा है कि इतना सारा रुपया है ये। अब उसका 4 गुना उसे मिलने वाला है, वो पगला गया, बौरा गया। वो हो 2 करोड़ मिलेगा। तो उसे लगा कि इस तरीके से हम बदला ले सकते हैं और ये मोहम्मद शाह को हटा देगा, तो या तो हम नवाब बन जाएंगे, या तो हम बादशाह बन जाएंगे, या फिर हम इसकी निगरानी में क्या कर लेंगे, इसकी ओनरशिप में हम बन जाएंगे मीर बख्शी। मतलब कुल मिलाकर के एनी हाउ हमको मीर बख्शी का पद चाहिए था। तो सादत खान जो मीर बख्शी का पद पाने का जो लालची है, और जो इस बात से बेहद निराश है कि निजाम को क्यों मिल गया है ये पद, वो नादिर शाह से जाकर के कह रहा है कि हम तुमको माफ कीजिएगा, 20 करोड़ रुपया की बात है, 2 करोड़ की बात नहीं है। 20 करोड़ रुपया हम दिलाएंगे तुमको, 20 करोड़। तो आप काउंट कर लीजिए कितना गुना हो गया।
20 करोड़ रुपया दिलाने की बात कर दिया कि हम तुमको 20 करोड़ रुपया दिलाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट हो गया यार, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट हो गया। अच्छा, निजाम को इसकी बात पर भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि माफ कीजिएगा, नादिर को इसकी बात पर भरोसा इसलिए हो गया क्योंकि नादिर ने निजाम से जब बात की थी, ये वाली जब बात की थी, तो उसे अंदाजा हो गया था कि दरबार में असंतोष तो है। तो असंतुष्ट तो सादत खान भी दिख गया, उसे पता चल गया कि अच्छा ये ऑफर इसीलिए दे रहा है कि असंतुष्ट है, लेकिन उसे ये कंफर्मेशन है कि इतना है तो है, पैसा तो है दिल्ली के पास इतना, ना सही 20 करोड़ रुपए, लेकिन कुछ तो पैसा और मिलेगा, चलो दिल्ली चलते हैं। जब यहां तक आ ही गए हैं तो अब आप सोचिए कि करनाल से दिल्ली कितना दूर है यार। अरे भाई, करनाल से दिल्ली कितना दूर है? अब यहाँ पे तो दिल्ली लिखा नहीं है, मतलब दिल्ली, मतलब ये दिल्ली है तो ये करनाल है, छोटी सी तो दूरी है। तो उसने कहा कि चलो अब यहां से दिल्ली तक चलते हैं। तो ये दिल्ली तक गया। निजाम को जानकारी, नादिर को जानकारी पहले ही थी। तो निजाम से अब निजाम कह रहे हैं, सॉरी, नादिर जो है जब आगे बढ़ा तो नादिर जो है जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में पहले तो स्वागत किया मोहम्मद शाह ने, दिल्ली में स्वागत किया। हारे हुए थे तो स्वागत तो करना ही था। स्वागत किया किसका? नादिर शाह का। नादिर शाह का यहां पर क्या किया गया? पहले तो स्वागत किया गया। नादिर शाह दिल्ली की जब ओर गया तो 20 मार्च 1739 का दिन है। 20 मार्च 1739 का दिन है, ये डेट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन ये वहां पहुंचते हैं और इनका वहां पर स्वागत वगैरह होता है। लेकिन वहां पर जब ये पहुंचते हैं और जब दरबार में प्रवेश करते हैं तो ये वहां पर गड़बड़ कर देते हैं। दिल्ली में पहुंच करके नादिर ने अपने नाम का खुतबा पढ़वा लिया। जब नादिर ने अपने नाम का खुतबा पढ़वा लिया तो यार ये तो दिल्ली में नादिर की संप्रभुता का प्रतीक हो गया। जब अपने नाम का आप खुतबा पढ़वा लोगे तो अपनी संप्रभुता का प्रतीक मान लोगे, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए दिल्ली में नादिर का शासन हो गया और मुगलों का बादशाहत खत्म हुई, जबकि मुगल बादशाह वहीं दरबार में खड़े हैं कोने में चुपचाप। यहां तक कि अपने नाम के सिक्के ढालने के आदेश भी दे दिए। तो सांकेतिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत होकर के फारसी साम्राज्य उस समय दिल्ली के अंदर चला। और इसी समय एक अफवाह फैल गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ कि अफवाह फैल गई कि इसी चीज का दरबार में विरोध हुआ है, विद्रोह हुआ और किसी ने नादिर शाह की हत्या कर दी है, नादिर शाह की मृत्यु हो गई। 22 मार्च को एक खबर फैल गई, 22 मार्च को अफवाह फैल गई, अफवाह फैल गई कि नादिर की क्या कर दी गई है? नादिर शाह की हत्या हो गई, हत्या हो गई। तो इसी बात से प्रेरित होकर के जो दिल्ली की जनता है वो नादिर शाह की सेना के ऊपर टूट पड़ी और नादिर शाह के कई सारे सैनिकों को भी मार डाला गया। और जब नादिर शाह के कई सारे सैनिक मारे गए, तकरीबन 600-700 सैनिक मार डाले गए, तो नादिर शाह एकदम बहरा गया और तब उसने अपने सैनिकों को खुला नरसंहार, व्यापक स्तर, जितना जो कुछ कर सकते हो, जो लूट कर सकते हो, जो मार कर सकते हो, जो अत्याचार कर सकते हो, जो शोषण कर सकते हो, करो, ये मेरा शहर है, जो कर सकते हो करो। वो शहर तो उसी का था। तो जो नागरिक हैं, नागरिकों ने क्या कर दिया? नागरिकों ने 600 से 700 सैनिकों को, किसके सैनिक? नादिर के सैनिक, नादिर के मार डाला। और फिर नादिर ने खुले नरसंहार का हुक्म दिया, हुक्म। इस तरीके से दिल्ली में नरसंहार शुरू हुआ और ये नरसंहार चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। तब तक चलता रहा जब तक 2 महीने का समय तकरीबन बीत नहीं गया और जब तक मोहम्मद शाह खुद आकर के नादिर शाह से रिक्वेस्ट नहीं कर दिया कि अब अंत कर दो, अब रुक जाओ, बहुत हो गया।
और इस तरीके से नादिर शाह जो है इस नरसंहार को रोकने का आदेश देता है और नादिर शाह अब यहां से वापस जाएगा। तो जब नादिर शाह यहां से वापस जाएगा तो अपने साथ लूट में क्या क्या लेकर के जाएगा उसको देखिए। नादिर शाह जब यहां से वापस जाएगा तो अपने साथ लूट में क्या क्या चीजें लेकर के जाएगा, जरा उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो नादिर शाह जो अपने साथ लूट में लेकर के जा रहे हैं उसको देखिए। यहां पर नादिर शाह की लूट हम समझते हैं एक बार। नादिर शाह 2 महीने तक दिल्ली में रहे, तकरीबन 2 माह तक लूटपाट जारी रही, लूटपाट जारी रही। और ये जो लूटपाट है ये कहां हो रही है? ये राजमहल से लेकर के सामंतों के घर और सामंतों के घर से लेकर के आम जनता तक के घरों में लूटपाट है। और इस लूटपाट में मतलब अब मैं क्या ही कहूं, हर तरीके की लूट शामिल है। वस्तु से लेकर, संपत्ति से लेकर, व्यक्ति तक, इज्जत तक की लूट है इसमें शामिल। सब कुछ शामिल है यार, मतलब समझ जाइए इसमें। खैर क्या ही कहा जाए, जब अत्याचार चरम पर होता है तो ऐसा ही होता है। हुआ तो खूब अर्जन हुआ, खूब अधिकतम से अधिकतम धन लूट लिया गया। हर एक घर शायद कर्ज में डूब गया, इतना ज्यादा लूट की गई, इतना ज्यादा लूट। और अच्छा इधर क्या हुआ, इधर जो सादत खान है, सादत खान, अब सादत खान का जब भांडाफोड़ हुआ कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम का प्रोपेगेंडा जो तैयार किया गया था ये सादत खान के द्वारा तैयार किया गया था, तो सादत खान को इस बात की इतनी आत्मग्लानि हुई कि अब वो अपनी जनता को क्या मुंह दिखाएगा कि उसने मुगल बादशाह, उसको ये अंदाजा नहीं था ना कि ये घटना हो जाएगी, कि उसकी वजह से इतने सारे लोग मारे जाए। उसको तो ये अंदाजा था कि ये जाएगा, बादशाह को हटाएगा, हमें जो है अपना वो मिल जाएगा। इसको ये अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी मारी जाएगी। तो इस पूरी घटनाक्रम के पीछे जो जड़ निकला वो कौन निकला? वो सादत खान निकला। अब सादत खान, उसको जो 20 करोड़ की जो आत्मग्लानि है वो इतनी ज्यादा हुई, और जब पब्लिकलाइज किया गया नादिर शाह के द्वारा कि आओ भाई सादत, तुमने तो बहुत ही बड़ा हमको तोहफा दिया, अब जैसे ही ये पब्लिक किया गया तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। उसने जहर खा करके आत्महत्या कर ली, उसका तो काम खत्म हो गया। तो सादत खान के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है हुआ सफदरजंग। सफदरजंग ने अपने हिस्से से चंदे के रूप में इकट्ठे करके 2 करोड़ रुपए तो दिए थे किसी तरह। तो वहां से 2 करोड़ रुपए आपको सफदरजंग से मिले थे, अवध से। सफदरजंग जो उसका उत्तराधिकारी हुआ था उसने 2 करोड़ रुपए दिए। 2 करोड़ रुपए तो इस तरीके से मिले। तकरीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास लगभग अगर आप देखोगे तो 30 करोड़ रुपए के आसपास का उसको नकद जो है वो प्राप्त हुआ था, इधर उधर की तमाम प्रकार की जो लूट हुई थी उसमें। इसके अलावा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की तमाम सारी जो प्लेटें हैं वो तो हैं ही हैं, और बहुत सारी दूसरी चीजें, जैसे तकरीबन लगभग, मैं बता रहा हूं यहां पर एग्जैक्ट का आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग के आसपास आप देखोगे तो 100 के आसपास हाथी ले गया। हाथी, बड़ी सेनाएं होती हैं, एक समझिए आप, बड़ी बात होती है। तकरीबन 7,000 घोड़े ले गया, कितनी बड़ी बात है। तकरीबन 10,000 के आसपास ऊंट ले गया। ये संख्या अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की है, तो इसीलिए मैं लगभग लिख करके दे रहा हूं। तकरीबन 100 किन्नर अपने साथ ले गया, जो दरबारी किन्नर थे। अपने साथ 130 से अधिक 130 प्लस साहित्यकारों को ले गया, साहित्यकारों को। समझ में आ रही बात? 200 से अधिक लोहारों को ले गया, लोहार। और इसी तरीके से संगतराश जो होते हैं, जो पत्थर काटने वाले होते हैं, जिनको आप बोलते हैं, 100 प्लस संगतराश ले गया, पत्थर से नक्काशी और तमाम सारी चीजें करने वाले। 200 बढ़ई ले गया। ऐसे करके बहुत सारे लोग
अपने साथ ले गया, राजमिस्त्री ले गया 300 करीब, बहुत सारी इस तरीके की चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, बादशाह का सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहा जाता था, तख्ते ताउस कहा जाता था, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते थे, सिंहासन भी कहते थे, और जिसमें कोह ए नूर, हीरा जड़ा हुआ था, वो भी वो साथ ही ले गया फारस। कहते हैं इसकी कीमत अकेले 1 करोड़ रुपए रही होगी। यहां तक कि मुगल बादशाह को नासिर के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी भी करनी पड़ी, शाही राजकुमारी का विवाह भी करना पड़ा। पश्चिम में कश्मीर और सिंध के कुछ प्रोविंसेस जो हैं वो नादिर को देने ही पड़े। थाटा का सूबा जो है वो नादिर के अधीनस्थ कर दिया गया, वो एक बहुत बड़ा बंदरगाही इलाका हुआ करता था। पंजाब का गवर्नर सिंधु नदी के पूर्व में किसी भी फारसी सेना को आने जाने से रोक नहीं सकता था, और उसने वादा किया कि हर साल हम 20 लाख रुपए फारस को देंगे, हर साल 20 लाख रुपए देने की बात की। इन सब के बदले अंततः जो है नादिर शाह ने क्या किया, इन सब के बदले आखिरकार नादिर शाह ने पुनः मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह घोषित किया, और जनता से भी कहा कि आप अपने मुगल बादशाह में आस्था रखें, उसकी बातों को ध्यान दें, उसकी बातों को मानें। और यह भी कहा कि जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो फारस की सेना मुगलों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी क्षति थी कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया, और भारत पर आक्रमण करके कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया। अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, मराठास जो भारत पे अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, जो मुगलों को अभी थोड़ा संकोच के भाव से आगे बढ़ रहे थे मुगलों तक, उनको ये कंफर्म हो गया कि बिल्कुल खोखले हो चुके हैं मुगल्स। यानी मराठा सरदारों को मुगलों की कमजोरी का बेहद एहसास हो गया। दूसरा, अब इतनी बड़ी लूट की वजह से जो राजकोष और संपत्ति की हानि हुई थी उसे वापस तो भरना था, तो अपना खोया हुआ धन और खोई हुई संपत्ति वापस पाने के लिए तमाम सारे सरदारों ने, सामंतों ने जनता के ऊपर और अत्याचार करने शुरू किए, और ज्यादा लगान किसानों से और जनता से वसूलना शुरू किया। और अब वे अपने राजा से, अपने शासक से और ज्यादा महंगी जागीरें और पद पाने के लिए जोर देने लगे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा में कमी हो गई थी ना। और पश्चिम का जो राज्य था वो अब खो चुके थे, काबुल और सिंधु नदी के जो पश्चिम की जो इलाके थे वो जा चुके थे उनके हाथ से। और इसी का फायदा उठा करके अब आगे बार बार पश्चिम से हमले होंगे, इस बात का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया नादिर शाह के द्वारा। और तत्परिणाम ही आप देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर के 1767 तक भारत के ऊपर बारंबार पंजाब से लेकर के दिल्ली पर आक्रमण किया और भारत को लूटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है भारत पर मुगल बादशाह की कमजोरी और नादिर शाह की लूट का पूरा किस्सा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मुगलों के समय में नादिर शाह ने भारत पर हमला जो है वो क्यों किया। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ये टेलीग्राम है, यहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और या फिर आप यही टेलीग्राम का स्कैनर है, आप इसे स्कैन कर लें, आप स्कैन करके भी आसानी से जुड़ सकते हैं।
ये हमारा इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम को स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से इतिहास पढ़ना चाहते हैं, शानदार तरीके से इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली हैं प्रतिज्ञा बैच की। 20 नवंबर एडमिशन की अंतिम तिथि है, तो इस प्रतिज्ञा प्लस के 2028 या 2027 के बैच के साथ जुड़ जाइए। मेरे साथ पढ़ना है तो मेरा कोड जरूर लगाना है। आपके पास किसी की कॉल आती है तो उनसे बोलिए विरत लाइव कोड ही लगाना है। सारी सुविधाएं मुझे उसी में दें। किसी भी प्रकार की आनाकानी हो रही हो तो फिर आप मुझे यहां पर तुरंत बताएं। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपको एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट करने से पहले चाहे खुद कर रहे हो चाहे किसी से करा रहे हो, आप मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जरूर दे दें कि सर मैं एनरोलमेंट कराना जा रहा हूँ या कराने जा रही हूँ या कराना चाहता हूँ या करानी चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन दे देने से क्या होता है कि बात पुख्ता हो जाती है कि आप जो है वो स्टडी IQ से कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है। तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है स्टडी IQ का, virat.dubey@studiiq.com। इसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर ये लिख करके आप दे सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित तरीका सबसे यही है, सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित तरीका ये। इसमें आप अच्छे तरीके से एनरोल हो जाएंगे और आपको यहाँ पर मैं मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो भी आपको दिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, अपना नाम और अपना जो जिस ईयर के लिए आप एनरोल कराना चाहते हैं वो ईयर लिख दीजिए, बैच। और आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी बैच पाना चाहते हो वो सब बैच आपको कर देगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे इसी तरीके की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं नादिर शाह को लेकर के, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसकी कमी लगती है आपको, नादिर शाह की, मोहम्मद शाह की, निजामुल मुल्क की या फिर अवध के नवाब की, जिसकी भी कमी लग रही हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।